हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी जेई या आरआरबी ग्रुप डी, जितने भी रेलवे से संबंधित जो पिछले 10 सालों से पूछा गया सवाल, चाहे एसएससी भी हो, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल लगभग 200 प्लस एमसीक्यू सवाल लेके आया हूँ। आप जरूर अंत तक जरूर बने रहिएगा और याद रखना है कि हमें जो है प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको एक मतलब एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि सवाल कैसे बनते हैं और यहीं से सवाल बनने की चांसेस रहती है। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस तरंग में होती है? बहुत शानदार सवाल पूछा गया है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा किरणों में होती है। याद रखना है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो है गामा किरणों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके क्या किया जा सकता है? तो याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। किसी भी तरंग दैर्ध्य की सीमा 700 nm से 400 nm तक होती है, उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही कंटाफ सवाल है। तो याद रखना है, अगर 700 nm से 400 nm तक कोई तरंग दैर्ध्य की सीमा है तो उसे दृश्य प्रकाश कहा जाता है, विजिबल लाइट, जिसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं। अगला सवाल है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ा दिया जाता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, आवृत्ति अगर बढ़ जाएगी तो इसका तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। एकदम जहन में हमेशा याद रखना है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ठीक है, आवृत्ति अगर बढ़ेगी किसी भी तरंग की तो याद रखना है तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल, अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, मतलब किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है? तो याद रखना, रेडियो तरंगों की, रेडियो वेव्स की, यानी रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन कौन करता है? तो याद रखना, समांतर करता है। याद रखना है, अनुदैर्ध्य तरंगों में अगर कण संचरण हो रही है तो उसकी दिशा हमेशा समांतर होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। किस तरह के तरंगों में कंपन तरंग की चलने की दिशा के समांतर गति होती है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना है कि तरंगों की कंपन जो है, तरंग की चलने की दिशा हमेशा अनुदैर्ध्य होती है। आरआरबी जेई में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। विरलीकरण क्या होती है? जहां हवा का दाब कैसा होता है? याद रखना है, विरलीकरण किसको बोलेंगे? जहां हवा का दाब निम्न हो, मतलब निम्न दाब। ठीक है, निम्न प्रेशर। ठीक है, तो याद रखना है, निम्न दाब को अगर हवा का दाब लो प्रेशर हो तो उसे विरलीकरण कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां दाब, संपीड़न कहाँ होता है? कॉम्प्रेशन। तो याद रखना, यहाँ जहाँ उच्च दाब होती है, ठीक है, हाई प्रेशर होती है, वहाँ संपीड़न का निर्माण होती है। ठीक है, दोनों हम लोग पढ़ लिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। कण विक्षोभ के प्रसार के दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे की दोलन करते हैं, यहाँ किस प्रकार की तरंगों का चर्चा होती है? तो यार ना, कण अगर विक्षोभ हो रही है, उसकी विक्षोभ हो रही है और उसकी दिशा लंबवत हो रहा, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग की चर्चा मतलब कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर कौन सी होती है? बहुत ही शानदार सवाल, एकदम जहन में एकदम बैठा ले रहा है सब सवाल, रेलवे का फेवरेट सवाल है। तो याद रखना है, अगर समुद्र में तल में बनने वाली लहर उत्पन्न हो रही है तो वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। बहुत ही शानदार सवाल है, एकदम जहन में एकदम बैठा लेना है। ठीक है, ऐसे ही नए नए कंटेंट और नए नए कंटेंट के साथ मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। और याद रखना है कि क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल जो देखना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर सवाल से ही पूछा जाता है।
रेलवे घुमा फिरा के वही सवाल पूछेगा, क्योंकि और सवाल तो बनते नहीं है। ठीक है, तो पिछले 10 सालों में जितने भी रेलवे में पूछा गया वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ पिछले 10 सालों का। ठीक है, प्लीज जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो याद रखना है, जो समुद्र के तल में जो उत्पन्न हो रही है लहर, वह कौन सी विस्फोट का कारण बनती है? तो याद रखना अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य लहर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग कौन सी नहीं है? तो याद रखना अनुप्रस्थ तरंग जो है प्रकाश से संबंधित है। याद रखना प्रकाश से, ना कि ध्वनि से। ठीक है, याद रखना है। तो ध्वनि तरंग ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे जो है वह किसका उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य जो है वह ध्वनि तरंग से है, अनुप्रस्थ जो है प्रकाश तरंग से संबंधित है। याद रखना है, प में रो, यहाँ भी प्र में है अनुप्रस्थ, और वहाँ भी प्रकाश, यहाँ भी प्रकाश संबंधित, ये से भी प में रो है, और वहीं यहाँ धैर्य यहाँ भी है और यहाँ भी ध है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ एकदम ये दोनों कंफ्यूज आप नहीं होइएगा आपके बाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी उत्पन्न होती है? तो याद रखना नाभिकों के रेडियो एक्टिव जो क्षय है वह विद्युत तरंगों का उत्पन्न गामा किरणों के कारण होती है। बहुत ही कंटाप सवाल है। अगर रेडियो एक्टिव क्षय हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण विद्युतीय तरंग में गामा किरणों की होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जैसे मान के चलो ये है आपका अनुदैर्ध्य और एक यह हो गया आपका अनुदैर्ध्य, तो कोई भी दो संपीड़न, ठीक है, या कोई भी दो विरलन, ठीक है, इसको और इसको, इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना इसके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। बहुत ही कंटाप सवाल है, याद रखना एएलपी टेक्नीशियन 2018 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो याद रखना दो अनुदैर्ध्य या दो विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तरंगों में संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया क्या शामिल होती है? बस वही सवाल पूछ दिया है। तो संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य जो है लंबड़ा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगी? तो यार ना v इक्वल टू f इंटू लंबड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ग्रुप डी में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसी भी तरंग की प्रबलता किसके अनुपात में होती है? तो यार ना आयाम के वर्ग के अनुपात होती है। किसी भी तरंग की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। एसएससी में टायर 1 में पूछा गया, एसएससी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो यार ना आवृत्ति और कालावधि मतलब आवृत्ति मतलब t इक्वल टू 1/u, ये सही होती है। ठीक है, आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया गया। तो यार ना लंबड़ा, तरंग की लंबाई जो है लंबड़ा में दर्शाया गया, जो कि एक ग्रीक भाषा से संबंधित है। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक मात्रा कौन है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है? तो यार ना ऊंचाई जो है तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। बहुत ही कंटाप सवाल है, ये याद रखना, क्योंकि ये अपवाद में है, तो ये शानदार सवाल बन जाता है। ऊंचाई जो है आवृत्ति की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार किसका संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों को एक दूसरे के ऊपर रखने से होती है? तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत ही कंटाप सवाल, याद रखना है कि पृथ्वी के सतह के अंतरिक्ष में ऊष्मा का उत्सर्जित कैसी होती है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना पृथ्वी की सतह और अंतरिक्ष में ऊष्मा उत्सर्जित कैसे होती है? तो याद रखना अवरक्त किरणों के रूप में होती है। बहुत ही कंटाप सवाल है, याद रखना इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वह विकिरण के रूप में उसका ऊष्मा उत्सर्जित होती है पृथ्वी की सतह में और अंतरिक्ष में, इंफ्रारेड रेडिएशन के तहत। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जिन विद्युत चुंबकीय तरंगों, ये सारे सवाल जो है बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड है, 9, 10, 11, 12 से संबंधित सवाल है। और सवाल जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जहाँ कहीं भी साइंस से संबंधित पूछा गया सवाल, वो सारे सवाल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। इसीलिए अगर आप बेसिक जानना जरूरी है और एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी एमसीक्यू सवाल पूछा गया वो सारे सवाल आपको जानने की जरूरत है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और मेहनत के आधार पर जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जिन विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, यानी उसे अवरक्त तरंगे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मैग्नेट्रोन वाल्व का उपयोग किसके उत्पादन में होती है, तो यानी मैग्नेट्रोन वाल्व का उपयोग सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन में होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संसूचन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संसूचन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग अगर कहीं किया जाता है वह गामा किरणों में किया जाता है। एसएससी जेईई में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। बहुत ही कंटाप सवाल है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच की उचित क्या है, तो याद रखना है f इंटू टी को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति n और आवर्तकाल t के बीच में क्या संबंध है, तो आवृत्ति बराबर 1 बाय आवर्तकाल होता है। याद रखना है, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, एकदम जहन में ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल, ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, इसे सवाल एकदम पूछा जाता है, इसे सवाल मैंने फेस किया, ठीक है। तो यह रखना, किसी भी आवृत्ति को अगर दोगुना कर दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य मूल का आधा हो जाएगा, आधा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उसकी तरंगदैर्घ्य की व्यक्त किया जाए, तो L द्वारा ही उसकी तरंगदैर्घ्य व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है तो आयाम बढ़ाने पर उसके ध्वनि उत्पादित बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तरंग चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है, तो यार ना तरंग की विशेषताएं कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तरंग की आयाम क्या होती है, तो यार ना तरंग की आयाम जो है माध्यम के कणों और माध्यम स्थान की किसी भी तरह की तय की गई अधिकतम दूरी को तरंग की आयाम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आवृत्ति किसमें प्रकट होती है और वह दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जा सकती है, तो यार ना आवृत्ति जो है, आवृत्ति का सही मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होती है, वह दर्शा भी देता है कि घटना प्रति सेकंड क्या दोहरा रही है, ठीक है। तो ये सारे जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या कहलाता है, तो यार ना अगर कोई कणों के उच्च घनत्व है तो उसको ध्वनि के संचरण के दौरान के माध्यम के कणों के जो उच्च घनत्व वाला अभी हम लोग पढ़े थे, यार ना कॉम्प्रेसेशन कहा जाता था, तो इसे संपीड़न कहा जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि एक श्रृंग और क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य क्रमागत जो है श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी का दोगुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है, तो तरंगदैर्घ्य जो है 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग जो है सर्वाधिक लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। गर्त यानी गहराई वाला है ना, ऐसे जो है और ऐसे वाला, इस गहराई को, इसको आयाम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, तो किसी भी माध्यम में घनत्व में एक दोलन को पूरा करने में जो लगने वाला समय है उसे तरंगदैर्घ्य का समय काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एक हवाई अड्डों में तरंग का उपयोग किया जाता है एक्सरे के रूप में। याद रखना है किसके रूप में, एक्सरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंफ्रारेड किरणें क्या होती है, तो यह रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह एक इंफ्रारेड किरणें होती है, इसे इंफ्रारेड किरणें कहा जा सकता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। इंफ्रारेड जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इंफ्रारेड कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो तरंगदैर्घ्य अगर सबसे कम हो रही है वह गामा किरणों की होती है, तो जरा आवृत्ति तब सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आवृत्ति सबसे ज्यादा गामा किरणों में और तरंगदैर्घ्य सबसे कम गामा किरणों में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल, अगला सवाल, आवृत्ति बढ़ते क्रम में जो है चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर दर्शाना है, तो सबसे कम होती है दीर्घ तरंग रेडियो तरंग की, उससे ज्यादा होती है सूक्ष्म तरंगों की, उससे ज्यादा जो है
विजिबल लाइट की यानी दृश्य प्रकाश की, उसके बाद सबसे ज़्यादा होती है एक्स किरणों की। ठीक है, तो याद रखना है आवृत्ति एक्स किरणों की सबसे ज़्यादा, उसके हिसाब से उससे कम दृश्य प्रकाश, उससे कम सूक्ष्म दृश्य सूक्ष्म तरंगे, उससे कम दीर्घ तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित किरणें हैं उसका नाम क्या है, तो याद रखना है उसे जो है पैरावैग्निक किरण कहा जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसे कहा जाता है, पैरावैग्निक किरणें कहा जाती है, जो कि ओजोन हमें यह पैरावैग्निक किरणों से बचा लेती है। ठीक है, आरआरबी द्वारा पूछा गया सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, तो यार किसी ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या जो है उसे आवर्ती कहा जाता है। आरआरबी जेईई 2019 द्वारा पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि की आवृत्ति भी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और भी चाल। ठीक है, यह बीच इसका बीच के मतलब इसका क्या होती है, तो याद रखना है आवृत्ति बराबर लैम्ब्डा गुना चाल होती है। ठीक है, याद रखना है, आरआरबी जेईई द्वारा पूछा गया सवाल। अगला सवाल, तरंगों में ध्रुवित नहीं किया जा सकता, तो प्राश्रव्य ध्वनि को जो है ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है खाली स्थानों में, निर्वात में। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, ग्रुप डी 2018 में, एलपी 2018 में, ये तीनों जगह पूछा गया है कि तरंग धैर्य कहाँ यात्रा नहीं करती है, तो निर्वात में, खाली स्थान में जहाँ वायु नहीं हो वहाँ जो है ध्वनि तरंगों का मतलब जो चाल होती है वहाँ नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि तरंग का विशेषता नहीं है, तो यार ना हर्ज और घनत्व जो है ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है। ये भी ग्रुप डी जेईई में पूछा गया है और मैकेनिकल नहीं ग्रुप डी में पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो यांत्रिक तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, तो वह वस्तु के जो कंपन करने की प्रयुक्त बल है उसी पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय कौन सा होती है, तो यार ना माध्यम के घनत्व में किसी भी ध्वनि तरंग में एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। याद रखना है क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो उसे तीव्रता कहा जाता है। याद रखना है, तीव्रता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि को संचरण के लिए आवश्यक माध्यम ठोस अवस्था में क्या होनी चाहिए, तो यार ना ठोस, द्रव और गैस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक किस का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना है साउंड प्रोटेक्शन यानी ध्वनि सुरक्षा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कथन जो है ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में क्या सही है, तो याद रखना है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ, ये तो अभी बताया। ठीक है, ध में ध्वनि, अनुदैर्घ्य में ध्वनि, ध, प्र में प्रकाश और प्र में पृष्ठ। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीडनता और विरलीकरण में उत्पन्न होती है, तो याद रखना हवा का दबाव। हवा के दबाव के कारण जो है संपीडन और विरलन की उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि की तीव्रता कैसी मापी जाती है, तो याद रखना हमेशा जहन में याद रखना डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट, आरआरबी एसएसई में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है, तो यार ना आवृत्ति मापने की मानक इकाई हर्ट्ज होती है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। किसी एकल आवृत्ति में आवाज को क्या कहा जाता है, यार उसे टोन यानी स्वर यानी तान कहा जाता है। ठीक है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जो है कैसे हो जाता है, तो यार ना हवा के कण जो है तरंग प्रसार की दिशा में कंपन होने लगती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, वह यांत्रिक तरंगे कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो याद रखना है अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि तरंग भ्रमण करती है किसमें, तो विभिन्न माध्यम के विभिन्न गति में भ्रमण करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल है कि ध्वनि उत्पन्न होती है कहाँ, तो यार ना वस्तु में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग टॉपिक आते हैं, ध्वनि तरंगों की आवर्ती परिसर से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे सवाल जो आरआरबी हो, रेलवे हो और एसएससी हो, जहाँ कहीं भी स्टेट पीसीएस हो, वह जहाँ कहीं भी पूछा गया सवाल
आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। तो यार ना, अल्ट्रासोनिक जो तरंग है वह 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जिसे हम लोग सुन नहीं पाते हैं, जिसे हम लोग मतलब हम लोग के बस के बाहर है। ठीक है, तो यह जो है बहुत ही कंटाप सवाल है। अल्ट्रासोनिक तरंग जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, आरआरबी जेई में, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, वो सारे सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मनुष्य के द्वारा जो ध्वनि श्रव्य सीमा क्या है, मतलब मनुष्य जो है कौन सी ध्वनि सुन सकती है। तो यार ना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20,000 हर्ट्ज तक पूछा, मतलब ये जो सीमा है इसी को क्या कहा जाता है, याद रखना है इसे जो है श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, और यही मनुष्य सुन सकती है। मनुष्य इसी के कैपेबल है। ठीक है, आरआरबी, ग्रुप डी, जेई, एसएससी, 10+2 ये सारी जगह जो पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मनुष्य बहुत ही ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है। उच्चतम ध्वनि कितना तक सहन कर सकता है। याद रखना है 80 डेसिबल तक ही हम लोग सुन पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 डेसिबल। 90-100 अगर ज़्यादा सुन लेते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, 100 से पार हो जाएगा तो आदमी पागल हो जाता है। याद रखना है, और सबसे अच्छा अगर कोई आवाज़ हम लोग को सुनने की है तो याद रखना वह जो है 50 से 60 जो डेसिबल है, ये सारे जो है ना ये अच्छे हम लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, 50 से 60 इसी के दौरान जो हम लोग सुनते हैं वो बहुत ही शानदार है। यहाँ कहीं भी हम लोग को कान में दिक्कत नहीं होने वाली है, और अगर 80 है तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90-100 से अगर पार हो जाता है तो इंसान पागल भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा, श्रव्य ध्वनि के रूप में बहुत ही शानदार पूछा जाता है कि इंसान को सबसे अच्छा पूछने की जो सुनने की जो सहन शक्ति है वो कितनी होती है। तो याद रखना है वो सवाल अगर 50 के मैक्सिमम में देगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा, 50 के 55, 60 ये भी देगा तो राइट आंसर। अच्छा, 50 से कम भी देगा 45 तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 से 60, 50 से 60 के दौरान में एवरेज के रूप में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है। अच्छा, जो हम लोग जैसे नीचे आवृत्ति वाले श्रव्य यानी 20 हर्ट्ज से कम वाले, तो 20 हर्ट्ज से कम वाले को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, तो यार ना इसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अश्रव्य भी कहा जाता है। इंफ्रासोनिक का हिंदी होती है अश्रव्य, जिसे हम लोग भी नहीं सुन पाते, जैसे चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब सुन लेता है। ठीक है, जैसे इंसान की क्षमता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कौन सी आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। तो 22,000 हर्ट्ज, मतलब याद रखना 20,000 हर्ट्ज से जैसे भी पार होगा वो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, इंसान नहीं सुन पाएगा। और 20 से कम यानी 19, 18, 17, 1, 2, 4, 5, 10 ऐसे ये भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो 20 से ज़्यादा यानी 21, 22 यहाँ से सुन पाएंगे से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला सवाल, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो यार ना अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक तरंग जो है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तरंगे चमगादड़ को अपने रास्ते में बाधाओं का पता लगाने में कौन मदद करता है। तो प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि तो ये लोग सुन लेता है, तो ये सब ध्वनि के कारण जो है ना इंफ्रारेड मतलब जो सोनिक के कारण ही अपना रास्ता गमन करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि की चाल। टॉपिक बहुत ही शानदार है, ध्वनि से संबंधित सवाल आते हैं। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति जानी जाती है, उसे सुपरसोनिक या पराध्वनिक कहा जाता है। अगर हवा के स्पीड से ध्वनि चाल हो रही है तो उसे सुपरसोनिक या पराध्वनिक या सुपरसोनिक ध्वनि स्पीड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यार ना इसमें यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। ध्वनि तरंगों की माध्यम की आवश्यकता होती है, ये एकदम जहन में बैठाना रहना। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि की गति पर दाब का प्रभाव कैसा पड़ता है। तो यार ना ध्वनि की गति पर दाब का प्रभाव जो है, ध्वनि की गति पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगर ध्वनि की गति हो रही है और हवा का दबाव ज़्यादा है तो याद रखना है ध्वनि की गति पर कोई डिफरेंस मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये जहन में रखना है। अगला सवाल, हवा में ध्वनि का वेग क्या होती है। 330 मीटर पर सेकेंड। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में पूछा गया 330 मीटर प्रति सेकंड, मतलब रेलवे 330 मान रहा है, कहीं 340 रहता है, कहीं 300, मतलब इसी के एवरेज में रहता है, तो 330 हमें याद रखना है, रेलवे ये पूछ रहा है। अगला सवाल, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दिया जाए
तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, आवृत्ति बढ़ेगा हमेशा तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी क्योंकि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का कभी नहीं बनता है, ये दोनों हमेशा अपोजिट रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक माध्यम में ध्वनि की तरंगें निर्धारित हो जाती है तो माध्यम की प्रकृति होनी चाहिए, ठीक है, उसके नेचुरल क्या है वही डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट, समुद्री जल में ध्वनि की गति कैसी होती है, बहुत ही कंटाप सवाल है, एकदम शानदार सवाल है। समुद्री जल में जो है वह ध्वनि की गति कैसे होती है, तो यार ना 15 से 31 मीटर एक सेकंड में चलता है, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, याद रखना है 1531 मीटर प्रति सेकंड स्पीड रहती है ध्वनि की चाल, कहां पर, समुद्र के जल में। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम क्या बढ़ाते हैं कि ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, तो जैसे आप तापमान बढ़ाओगे ध्वनि की गति बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दाब पर निर्भर नहीं करता, ये याद रखना। अगला सवाल, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होगा, तो अधिकतम होगा एल्युमिनियम में, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है एल्युमिनियम में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा तत्व है जो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है, तो यार ना स्टील में सबसे ज्यादा होती है, ग्रुप डी में पूछा गया। माध्यम में ध्वनि की किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा किसमें होती है, तो यार ना माध्यम अगर होना चाहिए तो लोहा, सबसे ज्यादा यही है। अगला सवाल, पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होती है हवा में, सब एकदम बहुत ही कंडाप सवाल है। अगला सवाल, ध्वनि का प्रसार अधिकतम किसमें होती है, तो यार ना ठोस में होती है। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो यार ना तरंग वेव कहा जाता है, वेव वेलोसिटी कहा जाता है, आरआरबी जेई में द्वारा पूछा गया सवाल। 1 सेकंड में तय की गई उस तरंग की दूरी को तरंग वेव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि के अभिलक्षण। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि किसी भी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की तरंग के रूप में उस पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस क्या दर्शाती है, तो यार ना आयाम दर्शाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि का जो तारत्व निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है, तो यार ना आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि तरंग के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है, तो ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, उसे संपीड़न कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, महिलाओं की तीखी आवाज़ कैसी होती है। अच्छा, महिलाओं की आवाज़ जो तीखी होती है और हमें जो मोटी होती है, हमारे उच्च आवृत्ति नहीं होती है, महिलाओं में उच्च आवृत्ति होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए उसकी आवाज़ जो है तीखी होती है, और हमारा जो है निम्न आवृत्ति होती है, इसीलिए हमें मोटा आवाज़ निकलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रतिध्वनि, इको से संबंधित सवाल आते हैं। इको क्या होती है, जैसे मान के चलो अगर कहीं साउंड बज रहा है, बाजा बज रहा है, गाना बज रहा है, तो अगर देखिएगा ना कहीं ऐलान हो रहा है या गाना बज रहा है या कहीं मतलब कुछ भी ऐलान हो रहा है, तो आवाज़ जो है ना, कोई भी बोल दिया हेलो हेलो, तो याद रखना हेलो 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 2-3 बार बोलता है ना, उसी को बोलते हैं इको। तो ये जो है अगर हम कहीं चल गए, जैसे मान के चलो आप चल गए घूमने के लिए कहीं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में सिक्किम गंगटोक तरफ, तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र में आप अगर कहीं चिल्लाइएगा ना, तो वो जो है ना आपका आवाज़ फिर रिटर्न आ जाएगा, मतलब 2-3 बार रिटर्न हो जाएगा, गूंजेगा, उसी को बोलेंगे प्रतिध्वनि, इको उसी को बोलते हैं। तो मतलब कितना दूरी पर होना चाहिए, तो मिनिमम जो है ना 17 मीटर होना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ को परावर्तित होना है तो मिनिमम 17 मीटर दूरी होना चाहिए, आगे कुछ दीवार उवाल होना चाहिए या पहाड़ होना चाहिए, तभी आपका आवाज़ गूंजेगा यानी रिटर्न हो जाएगा। और दूर से तो चल जाएगा लेकिन न्यूनतम 17 मीटर होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। तो प्रतिध्वनि की जो परावर्तक न्यूनतम दूरी है वह 17 मीटर है, ये याद रखना है। अगला सवाल, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, इसे प्रतिध्वनि यानी इको, इसी को कहा जाता है। अगला सवाल, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को ढका जाता है, तो फाइबर बोर्ड के द्वारा ढक जाए। अच्छा, फाइबर बोर्ड के द्वारा अगर ढक दिया जाए तो इको सिस्टम वहाँ काम नहीं करेगा। अगला सवाल, लगातार या एकाधिक, मतलब कभी कभी या लगातार, किसके कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, यानी वही रिफ्लेक्शन के कारण, यानी परावर्तन, यानी वही रिटर्न आ जा रहा है, उसी के कारण।
आरआरबी ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, हर जगह पूछा गया सवाल। अगला सवाल वो 17 वाला एकदम याद रखना है, 17 मीटर एकदम जहन में याद रखना है, ठीक है, मिनिमम 17 मीटर दूरी होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि व परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समयांतराल क्या होनी चाहिए, तो 0.1 सेकेंड, ये भी पूछा गया बहुत बार। अगला सवाल ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज किस में कायम रहती है, तैयार 0.1 सेकेंड में कायम रहती है मानव मस्तिष्क में। ये शानदार सवाल पूछा गया है। ये सवाल क्या बता रहे हैं, अगर हम मतलब कोई भी चीज़ आपके कान में कोई आवाज़ जा रही, ठीक है, तो वो कान में अगर आवाज़ जा रही है ना, तो इस आवाज़ 0.1 सेकेंड तक ये कानों में ये आवाज़ रहती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि की बार बार परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति क्या बनती है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। मान के चलो आप चले गए किसी भी होटल में रहने के लिए, अरे होटल पूरा खाली है, ठीक है, फ्लैट ले रहे हैं आप और होटल पूरा खाली है, तो होटल में कुछ भी सामान नहीं रखा गया, आप कुछ भी बोलिएगा ना 2-3 बार वहाँ गूंजेगा, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को तो इको बोलते हैं, यानी प्रतिध्वनि बोलते हैं। अगला सवाल, स्टेथोस्कोप की सिद्धांत किस पर कार्य करती है, तो ध्वनि की परावर्तन पर कार्य करती है। अगला सवाल, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, तैयार उसे जीन कहा जाता है। अब हम लोग बायोलॉजी से संबंधित सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, सीएचएसएल, एसएससी, हर जगह पूछा गया है डीएनए का फुल फॉर्म डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी जो है वह किस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे प्रतिलेखन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक गुणसूत्र में क्या उपस्थित होती है, तो यार डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो यार अमीनो अम्ल से होती है प्रोटीन का निर्माण। बहुत ही कंटाप सवाल है। अगला सवाल, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कैसी होती है, तो यार 0.4% हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है, एनटीपीसी में पूछा गया। मानव शरीर में मुख्य हिस्सा किसका होती है, पानी, सबसे ज़्यादा तो पानी है। नेक्स्ट वाला आते हैं, अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होती है, डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, डीएनए का फुल फॉर्म डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसका ग्लूकोज का एक शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक के ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है, तो ग्लाइकोजन, ठीक है, यह एक पॉलीसेकेराइड है और जानवरों और कवक के रूप में ऊर्जा का भंडार के रूप में काम करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल, अगला सवाल, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इन्वेंट से क्या निर्माण होती है, तैयार एमआरएनए का निर्माण होती है। अगला सवाल, प्रजनन के दौरान मूल कार्य का निर्माण कौन करता है, तैयार डीएनए कॉपी करता है। अगला सवाल, एंजाइम मूलतः कैसे होती है, तैयार प्रोटीन की बनी होती है एंजाइम। अगला सवाल, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तैयार एनोटेशन कहा जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है, तो यह मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। अगला सवाल, बालों का रंग कैसे होती है, तो बालों का रंग जो काला होती है, हल्का लाल होती है, मेलेनिन के कारण होती है, ठीक है। अगला सवाल, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन, ठीक है, बहुत ही कंटाप सवाल है। अगला सवाल है, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो यह डीएनए का पूर्ण रूप क्या था, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए का हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, खाली डाई हटा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है, तो यार कौन से, प्रोटीन रासायनिक यौगिक में सभी विषाणु पाया जाता है। अगला सवाल, जीन की जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, यार उसे ऑपेरॉन कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, यार वसा उत्पन्न होती है। अगला सवाल, एक कोशिका में अधिकतम मात्रा में क्या अणु पाए जाते हैं, यार जल होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, डीएनए को प्रमुख रूप से कौन सी कोशिका में संभावित होती है, तो यार डीएनए कहाँ होती है, तो नाभिक में होती है, न्यूक्लियस में होती है। अगला सवाल आते हैं, यौन प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होती है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा बच्चों में पाया जाता है। अगला सवाल आते हैं, वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक नियम की खोज किसने किया था, तो मटर के पौधे का जो किसने किया था खोज, तो यार ग्रेगर मेंडल ने किया था। अगला सवाल आते हैं, एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं की गुणसूत्र कितनी होती है, तो यार 46 होती है। अगर जोड़ों में पूछा जाए तो यार 23 जोड़ा, ठीक है, आरआरबी जेई में पूछा गया। अगला सवाल, बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होती है, यार गुणसूत्रों से होती है बच्चों का
लिंग निर्धारण। अगला सवाल आते हैं, गुणसूत्र किससे संबंधित है? बहुत ही खंडात सवाल। तो अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से ही गुणसूत्र का मतलब निर्माण होती है। गुणसूत्र इसी से संबंधित है, अनुवांशिक लक्षण। अगला सवाल, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर गुणसूत्र से क्रोमैटिन जुड़ते हैं? तो उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। याद रखना है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त का दाब, लार और उल्टी होना किसे मतलब जैसे अनैच्छिक क्रिया जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, जैसे जैसे हो गया रक्त दबाव, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा नहीं, तो ये हो गया। या लार, आपके मुंह में लार आ रहा है, आपके हिसाब से आ रहा नहीं। उल्टी, ये सारे जो है ना मेडुला अम्लम गेटा निर्धारित करती है। मेडुला अम्लम गेटा यानी जो मस्तिष्क में है ये सारे जो है कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। अगला सवाल, यदि एक पौधे का समजीनी TTRN होती है तो समलक्षणी कैसा होता है? यार ना बोना और गोल होती है। ठीक है, अगला सवाल आता है, वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? तो यार ना जीन होती है। वंशानुक्रम की इकाई जीन होती है, सबसे छोटा पार्ट यही है। एक जीन किससे गठन होती है? तो याद रखना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा जीन का गठन होती है। बहुत ही कंटाप सवाल है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा जीन की गठन होती है। अगला सवाल आते हैं, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से पौधों का उगाना क्या कहलाता है? तो यार ना उसे टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला सवाल आते हैं, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन कैसे होती है? तो यार ना 44 गुणसूत्र यानी 23+1 एक में और 22+1 22+1 ठीक है। इस 1 में XY या XX जो भी हो सकता है। तो यार ना एक नवजात बालिकाओं में या बालिका या बालक में तो बालिका पूछ रही मतलब लड़की में तो 44+XX होती है, ये रखना। लड़का रहता तो 44+XY रहता। अगला सवाल, पुरुष में पुरुषत्व के लिए गुणसूत्र यही है XY। अगला सवाल आते हैं, कौन से सजीव वस्तुओं में लक्षणों के अनुवांशिकता सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? तो यार ग्रेगर मेंडल ने किया था। बहुत बड़ा नाम है, याद रखना। अगला सवाल, आनुवांशिक लक्षणों में जीन समूहों को क्या कहा जाता है? यार रखना, इसे जीनोटाइप यानी समजीनी कहा जाता है। RRB NTPC द्वारा पूछा गया सवाल। अगला सवाल, लैंगिक प्रजनन में क्या और क्या शामिल होते हैं? तो विपरीत लिंगों में 2 जनक शामिल होते हैं। अगला सवाल आते हैं, एक मादा युग्मक में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो यार मादा युग्मक में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, अच्छा मादा, ये सवाल पूछा गया है जो 23 जो है ना वह मादा युग्मक है और 23 जो है पुरुष युग्मक है। टोटल 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये याद रखना है। अगला सवाल, मानव में अनिषेचित अंडे कौन से होते हैं? तो यार ना X गुणसूत्र जो है वह अनिषेचित अंडों में होती है, यह मानव में होती है। अगला सवाल, पुनर्जनन में अधिक विविधता कैसे ला सकता है? तो लैंगिक के आधार पर लाती है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कैसा था? तो यार ना प्रबलता था। अगला सवाल, मानव जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम में क्या प्राप्त होती है? तो यार ना माता प्राप्त होती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, प्रजातियों में कौन सी जीवित रहने के लाभ प्रदान कर सकता है जिसका केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान होती है? तो उसे परिवर्तन कहा जाता है, चेंजेस कहा जाता है। माता पिता की संतान में शारीरिक और मानसिक गुणों की संचारण को क्या कहा जाता है? तो उसे आनुवांशिकता कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, बच्चों का लिंग जो है वह किस पर प्राप्त होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्र पर निर्भर होती है? वह पिता के आधार पर प्राप्त होती है लिंग, बच्चों का भी लिंग। अगला सवाल, मानव में नर युग्मक से गुणसूत्र का वाहक या तो X या Y गुणसूत्र वाहक होती है। अगला सवाल, जीन के उत्परिवर्तन का कारण क्या होता है? यार ना नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम परिवर्तन में होती है। अगला सवाल, डाइहाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कौन सी जोड़ी पाई जाती है? तो यार ना विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार होती है, उसी जोड़ा को स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत किया जाता है, उसमें 2 होती है। ठीक है, 2 जोड़ी होती है। अगला सवाल, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र विद्यमान कितने होंगे? तो यार ना 46 ही होंगे। अगला सवाल, मानव शुक्राणु में गुणसूत्र कितने मौजूद होते हैं? तो यार ना 23। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हो। अगला सवाल आते हैं, मेंडल में F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशज में कौन सी पद्धति का प्राप्त होती है? तो यार ना स्वपरागन की पद्धति प्राप्त होती है। अगला सवाल आते हैं, कौन सी प्रजनन अधिक विविधता ला सकती है? तो यार ना लैंगिक।
अगला सवाल आते हैं, बस ज़्यादा देर नहीं और कुछ ही समय बचा हुआ। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो यार डीएनए। बहुत ही गंदा सवाल है। अनुवांशिक अगर कोई वाहक है मतलब स्थानांतरण करता है तो वह डीएनए करती है, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड करता है। नेक्स्ट सवाल, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होंगे? तो यार रखना 315। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है संदर्भ सवाल। ये जो है रेशियो याद रखना है, जहन में एकदम याद रखना है, ठीक है। F2 जनरेशन में फोनेटाइजेशन का अनुपात क्या था? तो यार 9 3 3 1। ये एकदम जहन में बैठा लेना है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। विरोधी गुणों के युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करती है उसे क्या कहलाता है? तो उसे युग्म विकल्पी कहा जाता है। शानदार सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, युग्म विकल्पी क्या होते हैं? तो याद रखना, जीन के वैकल्पिक रूप को ही युग्म विकल्पी कहा जाता है। अगला सवाल, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, इस आनुवंशिक का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे यूजेनिक्स कहा जाता है। अगला सवाल, प्रयोग हमें, कौन से प्रयोग हमें गुणों का विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करती है? उसे मेंडल कहा जाता है। मतलब मेंडल के प्रयोग के आधार पर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो तंत्र प्रदान होती है वह मेंडल के प्रयोग से ही हुआ था। अगला सवाल, वैज्ञानिक G.J. मेंडल का निधन कब हुआ था? तो यार 1884 में मेंडल का निधन हो गया था। अगला सवाल, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन से समूह होते हैं? तो यार XY गुणसूत्र में होते हैं। पुरुषों में XY और यो स्त्री में होते हैं डबल X होते हैं, डबल X। अगला सवाल, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो इसे जीन कहलाता है। अगला सवाल, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? अच्छा, बहुत ही गंदा सवाल, उसे क्यों चुना? तो यार उसमें विषम दिखने वाले गुण थे इसीलिए। ये शानदार जवाब है, ठीक है। इसे जवाब एकदम याद रखना है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम बताया था? तो एक संकर संक्रमण के कारण। अगला सवाल, महिला रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या? तो यार महिला रोगाणुओं में गुणसूत्र की संख्या 23 और पुरुषों के 23, टोटल हो गया 46। अगला सवाल, विशेषता मटर के एक पौधों में आप्रवासी किसे होते हैं? तो यार बीज, झुर्रीदार बीज होते हैं। अगला सवाल, पुरुषों में क्या पाया जाता है? वाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। अगला सवाल, पुनर्जनन का अर्थ क्या है? तो एक छोटे से जीव के पूरे शरीर का निर्माण हो जाती है, उसे पुनर्जनन कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, पुनेट स्क्वायर में क्रॉस मतलब के साथ AABB जीनोम्स कैसे बनते हैं? तो यार 4 बनते हैं। अगला सवाल, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहलाता है? तो यार आइसोग्राफ्ट कहलाता है। अगला सवाल, झिल्लीदार गर्दन अभिलक्षण होती है तो टर्नर संलक्षण के कारण होती है। अगला सवाल होते हैं और लास्ट सवाल यही है। सवाल है कि बहुगुणित परिवर्तन होने पर क्या होती है? तो यार बहुगुणित परिवर्तन पर क्या होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या जो बहुगुणित परिवर्तन होती है, ठीक है। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट। अच्छा खत्म हो गया तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट 200 प्लस MCQ सवाल, मतलब वन लाइनर के रूप में जितने भी MCQ सवाल पूछा गया पिछले 10 सालों में, RRB NTPC हो, रेलवे हो, JEE हो, NTPC LP टेक्नीशियन या SSC CHSS CGL टायर 1 टायर 2 जितने भी सवाल पूछा गया साइंस से संबंधित वो प्रीवियस सवाल आपके सामने ख़त्म कर दिया हूँ। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि यहाँ लगभग 25,000 सवाल है, ऐसे ही सारे ख़त्म करने हैं एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देर नहीं करना है क्योंकि समय बहुत कम है और हमें बहुत कुछ याद भी रखना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है। हमारे शब्द कम पड़ रहे हैं, आपको धन्यवाद करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे मेहनत के आधार पर लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।